नमस्कार दोस्तों, स्वागत है पीडब्ल्यू ओनली आईएएस में। आज हम जिस न्यूज़ को कवर करने जा रहे हैं, इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है कि हम अगर नियम कायदों को फॉलो करते हुए रूल्स पे चलें, अपने बात को संवैधानिक तरीके से सही प्लेटफॉर्म पे रखें, तो आखिरी में हमारे जो बात है वो सही सिद्ध हो सकती है, अगर हम बिल्कुल कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसीजर के थ्रू चलें। ऐसे ही एक और आपने वाकया अभी मिसाल अभी यूट्यूब पे आप आजकल देख रहे होंगे, जब एक शख्स एमपी हाईकोर्ट में जज साहब के सामने जाते हैं और बताते हैं कि मैंने व्यापम के दायरे में जो एमपी कांस्टेबल का जो एग्जाम होता है उसमें मैं आधे नंबर से कट ऑफ क्लियर नहीं कर पा रहा हूं, जबकि मैंने आंसर सही मार्क करे थे। उस शख्स ने भी बड़ी शालीनता के साथ, बड़े सरल स्वभाव में, बिना वकील के अपनी बहस रखी थी जज साहब के सामने, और जज साहब उनकी बात को सही मानते हुए दिख रहे हैं। अब खैर वो न्यूज अलग है, ये न्यूज अलग है। हम आज इस न्यूज पर फोकस करेंगे कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से आरटीआई मांगी गई थी। ऑलमोस्ट 2 साल होने को आ रहे हैं, जून में आरटीआई डाली गई थी। आरटीआई क्या थी कि जो अग्निपथ स्कीम है, हमें इसके अराउंड कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए। तो आरटीआई एक्टिविस्ट जो होते हैं, जो हमने अभी सीआईसी चैप्टर पढ़ा है, उसी के अंदर हमने पूरा देखा था कि कैसे आरटीआई एक्टिविस्ट काम करते हैं, क्या प्रोसीजर होता है, मैकेनिज्म होता है। उस मैकेनिज्म पे आज हम नहीं जाएंगे, पर आज हम बात करेंगे कि सीआईसी साहब तक ये न्यूज गई और उसके बाद आगे क्या हुआ है। क्या होता है कि कुछ इंफॉर्मेशन मांगी जा रही है। कहां मांगी जा रही है? मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, जो नोडल एजेंसी है, जो ये सब देखती है कि ये जो अग्निवीर हैं कैसे शामिल होंगे, कैसे भर्ती होगी, अग्निपथ स्कीम में क्या क्या होगा, सारी आगे स्कीम देखते हैं, सब कुछ देखते हैं। पर उससे पहले आपके लिए एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है। एक सृजन, हमारा ऑल इंडिया प्रीलिम्स मॉक टेस्ट होने जा रहा है। ये टेस्ट 21 जनवरी को होगा। ऑफलाइन अगर आपको देना है तो 9 से 11, 12 से 2, 3 से 5 के बीच में आप दे सकते हैं टाइम में, और अगर आपको ऑनलाइन देना है तो आप 9 बजे से 6 बजे के बीच में कभी भी दे सकते हैं। ऑफलाइन हमारे सेंटर्स हमें पता है करोल बाग, मुखर्जी नगर, पटना, लखनऊ में है, और इसके अलावा ऑनलाइन तो आप घर बैठे बैठे दे सकते हैं। याद रखिएगा कि ये फ्री है। दूसरी बात, जो इसमें अच्छे परफॉर्म करेंगे, जो जो टॉपर्स होंगे, उनको आगे और बेनिफिट मिलेगा, जो कि है फ्री एक्सेस इन सृजन प्रीलिम्स प्रोग्राम में। अब इसके तहत आपकी मेंटरशिप आपको मिलेगी, टेस्ट सीरीज आपको मिलेगी, सारी आपको प्रीलिम्स के लिए जितनी आपको और जो जरूरतें हैं यहां आपको फुलफिल हो सकती हैं। परफॉर्म वेरी गुड इन दिस टेस्ट सीरीज। इसके हम आगे चलते हैं अपने मॉक टेस्ट के आगे। क्या होता है कि एक धुर्वे जी हैं जिन्होंने ये आरटीआई फाइल करी। अब हो सकता है आपको ये अभी यहां ना दिख रहा हो, तो इसमें 4 इन्होंने क्वेश्चन पूछे आरटीआई में। इन्होंने ये कब पूछे? ये पूछी हैं जून 2022 में। ऑलमोस्ट 2 साल होने को आ रहा है आज भी, लेकिन ये न्यूज चर्चा का विषय बन गई। इन्होंने बहुत सरल तरीके से 4 क्वेश्चन पूछे कि हमें ये बता दीजिए, जब आपने अग्निपथ इंट्रोड्यूस किया था, तो उस दौरान जो आपके मिनिस्ट्री में, पीएमओ में जो भी खत, लेटर, दस्तावेज, मेमो जो भी ऐसे हुए होंगे, आदान प्रदान हुआ होगा, हमें उसका ब्यौरा दे दें। कंप्लीट डिटेल्स इंक्लूडिंग डिटेल्स ऑफ डिस्कशन विद ऑल स्टेक होल्डर्स, चाहे जितने भी स्टेक होल्डर हों, उसमें आप ये बताइए कि आप इस फैसले तक कैसे पहुंचे कि अग्निपथ को इंट्रोड्यूस करना है इन द आर्म्ड फोर्सेस फॉर द रिक्रूटमेंट ऑफ यूथ। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन उन्होंने पूछा कि हमें आप ये बताइए कि जो अग्निवीर्स को आपने सर्विस एक्ट के अंदर, जो और डिफरेंट सारे सर्विस एक्ट हैं, कई सारे सर्विस एक्ट होते हैं, तो सर्विस एक्ट के अंदर जैसे आपने अग्निवीर्स को एनरोल किया है, उसके लिए आपने क्या क्या डेलिब्रेशन, डिस्कशन किए हैं सारे स्टेक होल्डरों से, हमें वो बताइए। तीसरा क्वेश्चन उन्होंने पूछा, बहुत सरल क्वेश्चन, कि हमें ये बता दीजिए, जो आपने ये अट्रैक्टिव मंथली पैकेज जो आपने बताया है कि ये पैकेज अभी हम आगे देखते हैं कैसे कैसे जो पे स्केल हो रहा है इनका अग्निवीर्स का, फिर इसमें क्या रिस्क एंड हार्डशिप अलाउंस है, सारी चीजें जो तीनों सर्विसेज में, हमारी तीनों सेनाओं में है, उसमें आपने कैसे कैसे डिसाइड किया, कैसे आप इस नतीजे पे पहुंचे कि अट्रैक्टिव मंथली पैकेज या जो पे स्केल है वो ऐसा होना चाहिए। चौथा क्वेश्चन उन्होंने पूछा, जो आप फाइनली लास्ट में वन टाइम सेवा निधि देते हैं अग्निवीर को रिटायर करने के बाद, या उनका 4 साल का कार्यकाल जब हो जाता है पूरा, तब ये जो वन टाइम सेवा निधि पैकेज है अग्निवीर को जो मिलेगा, ये आप इस नतीजे पे कैसे पहुंचे। ठीक बात है, बहुत जेन्युइन क्वेश्चन, बहुत सिंपल क्वेश्चन। अब इसके बाद क्या होता है कि जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के जो सीपीआईओ हैं, सेंट्रल पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर, इन्होंने रिप्लाई दिया है, तभी 29 जुलाई को दे दिया था। अच्छा, इन्होंने रिप्लाई में बोला कि विद रेफरेंस टू योर आरटीआई जो आपने डाली थी, इसमें आपने पूछा है कि अग्निपथ स्कीम का अप्रूवल कैसे हुआ, क्या हुआ। ये एक चीज है जिसे हम कहते हैं सीक्रेट। इसके लिए, इसी वजह से आपकी जो आरटीआई एप्लीकेशन है रिजेक्ट होती है। आप इसके बारे में और ज्यादा हमसे नहीं पूछ सकते हैं, हम आरटीआई में नहीं बताने वाले, कुछ भी नहीं बता रहे हैं। ये क्यों? क्योंकि इन्होंने कहा कि इट इज क्लासिफाइड एज सीक्रेट, कि कैसे अप्रूवल हुआ है, कैसे इसको मिला है। इसके बाद
इन्होंने कहा कि हमने जो रिजेक्शन किया है ये किया है अंडर जो आरटीआई एक्ट का ही सेक्शन 8 सब क्लॉज 1 है, उसी के तहत हमने इसको रिजेक्ट किया है। 8 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए। अच्छा ठीक है, इसको देख लेते हैं क्या है। तो 8 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए, आपको हो सकता है ये ना दिख रहा हो, उसको और बड़ा कर लेते हैं। सो ये इसको हम थोड़ा सा बड़ा करते हैं। अब यहां पे आप देखोगे तो 8 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए ये कहता है कि नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन दिस एक्ट देयर शैल बी नो ऑब्लिगेशन टू गिव टू एनी सिटीजन। क्या चीज, हम कोई सिटीजन को, हो सकता है हम कोई ऑब्लिगेशन नहीं है, हम नहीं दें ऐसी कोई इंफॉर्मेशन जो कि रिलेट करती हो, जिसके डिस्क्लोजर की वजह से क्या होगा कि प्रेजुडिशली अफेक्ट हो जाएगी हमारे देश की सुरक्षा, हमारे देश की एकदम जिसे कहते हैं सॉवरेंटी, इंटेग्रिटी, हमारी सिक्योरिटी, हमारी स्ट्रेटेजिक्स, हमारा साइंटिफिक जितने हमारे इकोनॉमिक इंटरेस्ट हैं, या फॉरेन रिलेशन हमारे किसी और अगर किसी ये अब अगर किसी देश के साथ हैं, तो अगर उन रिलेशंस पे दरार आ रही होगी इस ऐसी कोई इंफॉर्मेशन बताने की वजह से, तो हम ऑब्लिगेशन में नहीं है कि हम आपको ऐसी इंफॉर्मेशन दें। बस बात खत्म कर दी। ये था 8 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए। इसी के तहत आरटीआई के फाइल करने के बाद जो सीपीआईओ साहब ने बोला कि अब आप इंफॉर्मेशन नहीं पा सकते हैं हमसे, नहीं बताएंगे आपको, खत्म हो गई बात। अब इसी एक्ट में एक सेक्शन 24 है जो कई सारे ऑर्गेनाइजेशंस को कहता है कि आप भी आरटीआई के दायरे से बाहर हो। इसमें ज्यादातर आप देखोगे तो हमारी डिफेंस फोर्सेस हैं, जैसे इंटेलिजेंस ब्यूरो है, रिसर्च एनालिसिस विंग है, हमारी बड़ी बड़ी एजेंसियां हैं, इसमें बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है, सीमा सशस्त्र बल है, सारी इसमें हमारी बहुत सारी एजेंसीज हैं, हमारे सुरक्षा बल हैं जो इसके अंदर आते हैं। खत्म हो गई बात। 27 ऐसी ऑर्गेनाइजेशन हैं जो एग्जेम्प्टेड हैं, जो इस चीज पे आपको आंसर नहीं देंगी, आप किसी भी आरटीआई का कि भाई देश के सिक्योरिटी का सवाल है, नहीं दे रहे आंसर। खत्म हो गई बात। फिर इसके बाद क्या होता है कि जो वो धुर्वे जी थे उन्होंने फर्स्ट अपील किया। फर्स्ट अपील क्या होता है, जिस अथॉरिटी ने हमें ये आंसर दिया है आरटीआई का रिजेक्शन देते हुए कि नहीं दे पाएंगे, नहीं देंगे इंफॉर्मेशन, पहले उनको फर्स्ट अपील दी गई। ये अपील गई उनको सितंबर 2022। अच्छा ठीक है, फिर सितंबर 2022 के बाद फर्स्ट अपील हुई। फर्स्ट अपील में भी यही बोला गया कि हाँ जो सीपीआईओ ने बोला है वो सही है, नहीं दे रहे इंफॉर्मेशन। इसके बाद भी जब धुर्वे जी या जो एक्टिविस्ट थे, जब वो एग्रीव्ड थे कि मुझे इंफॉर्मेशन मिसलीडिंग लग रही है, फॉल्स लग रही है, तो इन्होंने सेकंड अपील करी। जो सेकंड अपील गई है सीआईसी को। हमें पता है सीआईसी क्या चीज है, चीफ इंफॉर्मेशन कमीशन। अब सीआईसी में इंफॉर्मेशन जाने के बाद तो विनोद कुमार तिवारी जी हैं, इनके पास इंफॉर्मेशन जाती है, इनके पास ये पूरी डिटेल जाती है और ये सुनवाई करते हैं कि लाओ बताओ क्या मैटर है। तो 15 जून 2022 से लेके 17 अगस्त, फिर हुआ सितंबर, आज उसके बाद अब जाके 2024 में ऐसा इसका एक न्यूज आ रही है जब सीआईसी साहब ने कुछ सुनवाई करी, उसके बाद अपने डिसीजन दिया। पहले सुनवाई देखते हैं क्या हुई है। तो जब सुनवाई हुई, यहां पे इन्होंने बताया कि लाओ क्या है, बताओ आपकी क्या दिक्कत आ रही है आपको। तो इन्होंने कहा, जो एप्लीकेंट थे उन्होंने कहा कि देखो कहीं भी सीक्रेट वर्ड का तो मेंशन है ही नहीं, 8 क्लॉज 1A में कहां लिखा है, कहीं नहीं लिखा है। तो सीक्रेट आप बस बता रहे हो कि सीक्रेट है, पर क्यों सीक्रेट है ये नहीं बता रहे हो आप। अब ये जब रिस्पोंडेंट से पूछा गया कि क्या ऐसा कुछ है, ये जो कह रहे हैं इनकी बात में कोई दम है, तब रिस्पोंडेंट यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने बताया कि रिस्पोंडेंट ने बोला व्हाइल डिफेंडिंग देयर केस इंटर आलिया सबमिटेड दैट इंफॉर्मेशन सॉट बाय द एप्लीकेंट, जो ये एप्लीकेंट है, अपीलेंट है, ये इंफॉर्मेशन इज क्लासिफाइड एज कॉन्फिडेंशियल, नहीं बताएंगे, और डिस्क्लोजर अगर ऐसा होता है वुड प्रेजुडिशली अफेक्ट द सॉवरेंटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ इंडिया। हमारी सिक्योरिटी, स्ट्रेटेजिक, साइंटिफिक इंटरेस्ट हमारे खतरे में आ जाएंगे, इकोनॉमिक इंटरेस्ट खतरे में आ जाएंगे। इसलिए जो है हम अग्निवीर का, अग्निपथ का कुछ भी डिस्कशन बाहर नहीं कर सकते हैं, नहीं कर सकते। ठीक है, इसके बाद इसी वजह से उन्होंने बोला कि हमने 8 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए के तहत हमने इस आरटीआई को खारिज कर दिया था कि हम जवाब नहीं दे पा रहे। इसके बाद एप्लीकेंट ने बोला कि यहाँ पे जो सीक्रेट वर्ड है मेंशन तो कहीं है ही नहीं ना, मैं सीक्रेट क्यों है ये नहीं आप अभी तक बता पा रहे हैं हमें। तो बस ये बोलना, merely stating that a piece of information was secret was not enough, was not sufficient to deny the information। ऐसा नहीं हो सकता, आप इंफॉर्मेशन तो आप दीजिए ना, बताइए कि कैसे कैसे डिस्कशन हुआ, कितने सारे स्टेक होल्डरों ने बैठ के बात करी, क्या कोई इसमें पक्ष में थे, कोई पक्ष में नहीं थे, पूरी जानकारी चाहिए। अब अग्निपथ स्कीम पे ही इतना क्या है, क्या इसमें इंपॉर्टेंट हो रहा है, सीआईसी साहब ने कहा ये जरूरी है। ठीक है, अब इन्होंने डायरेक्शन दिया है कि हमने दोनों पक्षों को सुन लिया है, सारे रिकॉर्ड्स हमने देख लिए हैं, अब हम कहते हैं कि आपको यानी कि रिस्पोंडेंट्स को हम डायरेक्शन दे रहे हैं
कि आपने जो आरटीआई का आंसर दिया है आप उसको रिविजिट करो अपने आंसर को, और उसको आप जितने एप्रोप्रिएट एक्सेप्शन है आप लगा लो, पर लेकिन आप आरटीआई पे दोबारा आप पुनर्विचार करो और इस आरटीआई एप्लीकेशन को ऐसे खारिज मत करो, वापस से सुनवाई करो इसकी। इसका आंसर हमें चाहिए। अब साथ में इन्होंने बोला कि जब भी आपको ये वाला ऑर्डर मिल जाए सीआईसी का, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को जब ये ऑर्डर पहुंच जाए, तब इसके 3 हफ्ते के अंदर, विद इन 3 वीक्स, यानी कि 3 हफ्ते यानी कि कुल मिला के 21 दिन के अंदर, जो पहले 30 दिन की हमारी लिमिट होती है, अब विद इन 3 वीक्स आपको इनको दोबारा आंसर देना है और ये बताना है जो इन्होंने सवाल पूछे। क्योंकि हमें दिख तो रहा है कि आप कह रहे हो कि हाँ सीक्रेट है, पर आपने अभी तक ये नहीं बताया कि सीक्रेट क्यों है, कैसे आप इसको सीक्रेट बोल रहे हो। अब एक बार अग्निपथ स्कीम पे चलते हैं, क्योंकि अग्निपथ स्कीम आपको याद होगा लास्ट ईयर अप्रैल 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट किया था हाई कोर्ट के ऑर्डर को चैलेंज करने वाली पिटीशन को। हाई कोर्ट ने अपहोल्ड कर दिया था कि हाँ अग्निपथ स्कीम है तो वही रहेगी, वो तो काम करेगी देश के लिए। तो उसके खिलाफ कई सारे भूषण जी एडवोकेट गए थे, सुप्रीम कोर्ट गए थे, और भी पिटिशनर गए थे। अब उन्होंने वहां पे सुप्रीम कोर्ट में बोला था कि सर हाई कोर्ट ने जो ऑर्डर दिया है प्लीज उस पर स्टे लगा दीजिए। ऑलरेडी कई सारे ऐसे जो कैंडिडेट्स थे जो एयरफोर्स की लिस्ट में आ चुके थे, पर उनको जिन्हें कहते हैं कि अपॉइंटमेंट लेटर इशू नहीं हुआ है, क्योंकि अपॉइंटमेंट लेटर इशू नहीं किया, पेंड कर दिया, और उसके बाद अग्निवीर स्कीम लॉन्च कर दी। तो बोला तो गया था कि हाँ कोविड है, ये रीजन है, इसलिए अभी तक आपको अपॉइंटमेंट लेटर नहीं मिल रहा है, दे देंगे। फिर बाद में उन लोगों ने अप्लाई किया सुप्रीम कोर्ट में कि सर देखो हम तो सेलेक्ट हो चुके थे, फिजिकल रिटन इंटरव्यू सब हमने क्लियर किया, हम लिस्ट में मेरिट लिस्ट में थे, तब भी हमें अपॉइंटमेंट लेटर नहीं मिला था एयरफोर्स से। इसके बाद उन लोगों ने कहा सुप्रीम कोर्ट में कि सर हम ये नहीं चाहते कि आप अग्निपथ स्कीम को रोक दो, पर हम ये चाहते हैं कि जो ओल्ड पुरानी स्कीम के तहत, जिसके तहत हम मेरिट लिस्ट में आए थे, हमको भर्ती मिल जाए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। अगर सरकार ने कोई ऐसा पहले प्रॉमिस किया था तो वो प्रॉमिसरी एस्टॉपल नहीं हो सकता है। ये आपको डॉक्ट्राइन होती है जब आप लॉ पढ़ते हो, तो इसे कहते हैं प्रॉमिसरी, मतलब प्रॉमिसरी एस्टॉपल। ये डॉक्ट्राइन ये समझाती है कि अगर कोई प्रॉमिस तोड़ता है तो कैसे उस प्रॉमिस को भरपाई हो सकती है, उस प्रॉमिस की भरपाई हो सकती है, जो प्रॉमिसी है, जो प्रॉमिसर है और जो प्रॉमिस है। तो ये कॉन्ट्रैक्ट लॉ के तहत हम बताते हैं कि ऐसी डॉक्ट्राइन के तहत हम किसी को कैसे हेल्प कर सकते हैं अगर कोई प्रॉमिस से अपने पीछे हट जाए तो। अब इसी प्रॉमिसरी एस्टॉपल को सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि अग्निपथ स्कीम पे नहीं लग सकता है, सॉरी, क्योंकि देश हित का मामला है, बड़ी जनसंख्या का मामला है। अब ऐसे में जो अग्निपथ स्कीम आई, इसके अराउंड कई सारी कंट्रोवर्सी शुरू हुई, लोगों ने केस भी किया, पिटीशन भी हुआ, आरटीआई भी डाली जा रही थी। यही है वो अग्निपथ स्कीम के अराउंड जो पे स्केल था, पहले साल में 30,000, जिसमें से इन हैंड मिलता है 21,000, और 9,000 जो है आपके कंट्रीब्यूशन में जाता है, जो आपका फंड बनता है, कॉर्पस फंड। टोटल आपको हर साल ये यहाँ पे 9,000 कटेगा, फिर 10,900 कटेगा, 12,000 कटेगा, टोटल आपके 5.02 लाख है, जिसमें सरकार भी इतना ही ऐड करेगी 5.02 लाख, और आपको 4 साल बाद हाथ में मिलेंगे 11.7 लाख। ये सेवानिधि पैकेज है। तो इसके अराउंड ये था कि इसके बाद बच्चे क्या करेंगे 4 साल सेवा में, ये ऐसे आर्मी में, एयरफोर्स में अपनी सेवा देने के बाद क्या होगा। इसी का क्रिटिसिज्म था कि क्या होगा कि अग्निवीर पहली बात तो रिस्क लेंगे ही नहीं। आर्मी में जाके यही तो होता है उनको, भाई आर्मी में जाके क्या होता है, नाम, नमक, निशान, जो भी सैनिक होता है वो इसीलिए लड़ता है, अपने नाम के लिए, अपनी नमक के लिए, यानी कि अपनी फिडेलिटी के लिए, अपनी एलिजेंस के लिए, और उसके बाद अपने निशान के लिए, अपनी इंसिग्निया के लिए, अपने बैज के लिए, मेडल के लिए। तो अगर आप अग्निवीर को 4 साल में रिटायर कर दे रहे हो और उसमें से केवल 25% को सेलेक्ट कर रहे हो, तो फिर कैसे आप ऐसे लोगों को तैयार कर रहे हो जो आर्मी में ऑलरेडी अभी जो अभी वर्किंग है, क्योंकि एक आर्मी मैन को तैयार होने में 7 से 8 साल तो लग जाते हैं। और इसी स्कीम के क्रिटिसिज्म में ये भी था कि कोई ऐसा पहले कोई पायलट प्रोजेक्ट हुआ नहीं है, और इससे प्रोफेशनलिज्म, आर्मी की इंटेग्रिटी, आर्मी के एथोस सब डाइल्यूट हो जाएंगे, ये इशू आएंगे। सो ये सारे ऐसे इश्यूज थे जो अग्निपथ स्कीम के अराउंड थे। अब ठीक है, इसके अलग अलग कुछ और बेनिफिट्स भी हैं, क्योंकि हर साल ये भाई तनख्वाह बढ़ती जा रही है, पेंशनें बढ़ती जा रही हैं, तो इसको कर्टेल करने के लिए एक डेफिसिट जो हमारा बढ़ता जा रहा है, इसको कर्टेल करने के लिए अग्निपथ जैसी स्कीम का होना जरूरी था। और भी देशों में होते हैं जिसमें क्या होता है कि कंपलसरी कई जगह तो एनरोलमेंट होते हैं, एनलिस्टमेंट होता है, फिर उसको रिटायर कर देते हैं, अपने आप जाओ। तो ये अग्निपथ स्कीम थी। अब जैसे जैसे मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस इस पे आगे रिप्लाई देती है, हम उसको फिर फॉलो करेंगे। टिल देन आप इस न्यूज को फॉलो करते रहिएगा, एंड यू कीप स्टडीइंग, स्टे सेफ,
गुड लक।